हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो इंग्लिश की पैडागोजी है वो स्टार्ट करेंगे और यह मैं आपको कंप्लीट पैडागोजी कराऊंगी। और ऐसी पैडागोजी पूरे डिटेल में आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी इसके कुछ कुछ पार्ट डालते हैं यूट्यूब पे, लेकिन मैं आपको कंप्लीट पैडागोजी कराऊंगी और वो भी इजी लैंग्वेज में, कि आपको अच्छे से जो जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनकी मैं आपको हिंदी बता दूंगी। इसको स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि लैंग्वेज क्या है और जो हमारे यहाँ पे जो इंग्लिश है वह किस प्रकार की लैंग्वेज है। फर्स्ट है लैंग्वेज, स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ स्पीच। लैंग्वेज क्या होती है? एक विशेष प्रकार की कुछ शब्दों की श्रेणी होती है, उसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं। तो इट इज़ मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग एंड थॉट। तो यह क्या है? मोड ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करने का एक ज़रिया है और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस यानी कि दूसरों के सामने प्रकट करने का एक ज़रिया है। हम भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं और अपनी भावनाओं और अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट कर पाते हैं। इसलिए जो भाषा है वह हमारी वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज इज़ एक्वायर्ड बाय प्रैक्टिसिंग इट एज स्विमिंग, टाइपिंग और ETC। इसका मतलब यह है कि भाषा है उसको हम सीख सकते हैं, सीखने की एक कला है या फिर एक कौशल है, जिसको हम प्रैक्टिस के माध्यम से बार बार प्रैक्टिस करके उसको सीख सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको इंग्लिश नहीं आती या फिर आपको अन्य कोई भी भाषा, चाहे फ्रेंच है, चाहे तेलुगु है, कन्नड़ है, कोई भी भाषा है, अगर आपको वो नहीं आती, आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो भाषा आने लग जाएगी। तो इसी प्रकार जो लैंग्वेज क्या है, एक एक्वायर्ड स्किल है जो कि प्रैक्टिस के द्वारा हम जिसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम जब स्विमिंग है उसको भी हम प्रैक्टिस के द्वारा और टाइपिंग को भी हम प्रैक्टिस के द्वारा सीख सकते हैं और उसमें परफेक्ट हो सकते हैं। जो लैंग्वेज है वह हमारी क्या है? एक्वायर्ड स्किल है, मतलब जिसे हासिल किया जा सकता है या फिर जिसे प्राप्त किया जा सकता है। तो किसके द्वारा? तो यह प्रैक्टिस के द्वारा जिसे प्राप्त किया जा सकता है वह हमारी एक्वायर्ड स्किल कहलाती है। तो इस प्रकार जो लैंग्वेज है वह हमारी एक्वायर्ड स्किल है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज, कि भारत में भाषा के कितने प्रकार हैं या फिर भाषा को कितने प्रकार से यहाँ पर देखा जाता है या पढ़ा जाता है। तो लैंग्वेज के प्रकार दिए हुए हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट है वो है मदर टंग, जिसको नेटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं या फिर इसे फर्स्ट लैंग्वेज बोलते हैं। मदर टंग का मतलब क्या है? एक तो हमारी मातृभाषा, ठीक है। तो राजस्थान में ज़्यादातर जो भाषा है वह मारवाड़ी प्रचलित है। तो इस प्रकार जो मारवाड़ी है वह तो हमारी क्या है? वह हमारी मातृभाषा है। और सेकंड लैंग्वेज क्या होती है? जो सेकंड लैंग्वेज वह होती है जिसे हम मोड ऑफ कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं और इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो निर्देश यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको देने के लिए प्रयोग करते हैं, या फिर जो विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट और जो स्कूल्स हैं उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसे हम सेकंड लैंग्वेज कहते हैं। इसलिए जो हमारी इंग्लिश है वह हमारी क्या है? सेकंड लैंग्वेज है, न कि फॉरेन लैंग्वेज। तो और फॉरेन लैंग्वेज क्या होती है? कि फॉरेन लैंग्वेज वह होती है जब सिर्फ हम इसको एक सब्जेक्ट के रूप में ही पढ़ें तो है ये हमारी फॉरेन लैंग्वेज। अगर हम इसे सब्जेक्ट के साथ साथ इंस्ट्रक्शंस, मीडियम, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इन सभी में अगर यूज़ करते हैं तो वह हमारी होगी सेकंड लैंग्वेज। लेकिन जो इंग्लिश है उसका यूज़ हम विभिन्न प्रकार के जो हमारे प्रशासनिक कार्य हैं या फिर हाई कोर्ट वगैरह में जितने भी जो पेपर होते हैं और हमारे उसके अलावा जो निर्देश दिए जाते हैं और उसके अलावा जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसके बारे में डिस्कशन होती है, तो ये सब क्या होता है वहाँ पे, ये इंग्लिश में
दिया जाता है ज़्यादातर, तो यह इंग्लिश हमारी क्या बन गई, इंग्लिश हमारी क्या है, सेकंड लैंग्वेज है, ना कि फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश हमारी क्या है, सेकंड लैंग्वेज है, कि यह हमारी कम्युनिकेशन विद इन द कंट्री, जब हमारी जो कंट्री है उसकी भाषा और दूसरी कंट्री की जो भाषा होती है उनमें बहुत अंतर होता है, एक दूसरे की भाषा को समझना मुश्किल होता है, इसलिए ज़्यादातर वहाँ पे इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है, ताकि उनकी भाषा को और हमारी भाषा को वो आपस में समझ पाते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन स्कूल और यूनिवर्सिटीज़, जब हमें निर्देश यानी कि जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वह दिए जाते हैं स्कूल्स के अंदर या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर, वह इंग्लिश में ही दिए जाते हैं, इसलिए यह सेकंड लैंग्वेज है। थर्ड पॉइंट है इसका, यूज्ड बाय गवर्नर आल्सो या फिर टू, तो यह यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स और मोड ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द कंट्री के अलावा जो हमारी सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वह भी इसका काफ़ी यूज़ करती है, इसलिए हम इंग्लिश को जो फॉरेन लैंग्वेज नहीं पढ़ते, इंग्लिश को हम सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कि इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, अगर इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज के रूप में होती तो हम क्या करते, सिर्फ उसको एज ए सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते, न कि उसको अदर मीडियम के रूप में यूज़ करते या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है वह यूज़ करती। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह ये पॉइंट है, जिसको आप अच्छे से ध्यान में रखो, क्योंकि यह पॉइंट बहुत बार पूछा गया है और पूछा ही जाता है। मोस्ट ऑफ जो एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे रीट के या फिर सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के, तो उसमें पूछा जाता है, क्योंकि यह लाइन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ। तो इसका मीनिंग है कि इंग्लिश वो क्या है कि एज ए लिंग्वा फ्रैंका यूज़ होती है, एज ए सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज़ होती है, नॉट अ फॉरेन लैंग्वेज। तो लिंग्वा फ्रैंका का मतलब क्या है कि लिंग्वा फ्रैंका का मतलब होता है संपर्क की भाषा। तो हम इस जो इंग्लिश है हमारी उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, तो एक दूसरे से संपर्क करने के लिए करते हैं, क्योंकि जो चाहे वह हमारी कंट्री से रिलेटेड हो, चाहे हमारी ही कंट्री में अलग अलग जो सिटीज़ हैं वहाँ की भाषा ले लो, या फिर हमारे जो अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनकी भाषा, सभी की भाषा अलग अलग होती है, तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ जो है वो अंग्रेज़ी भाषा को यूज़ किया जाता है, ताकि हम एक दूसरे की भाषा को अच्छे से समझ पाएँ। तो इसलिए जो हमारी जो इंग्लिश है वह हमारे जो भारत जैसा देश है वहाँ पे क्या बोल जाती है, वह एक लिंग्वा फ्रैंका यानी कि संपर्क भाषा के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। अब है हमारा स्किल्स एंड फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। तो ये हम सबको पता है कि हमारी कितनी स्किल्स होती हैं, 4 होती हैं। कौन कौन सी? LSRW, इसमें L का मतलब होता है लिसनिंग, S का मतलब होता है स्पीकिंग, R का मतलब होता है रीडिंग, W का मतलब होता है राइटिंग। इन्हें एक ऑर्डर के रूप में ही पढ़ा जाता है। पहले L आता है, उसके बाद S, फिर R, फिर W, इस प्रकार इसको एक ऑर्डर में पढ़ा जाता है। लेकिन जो मारिया मोंटेसरी है उनका मानना है कि बच्चे को पहले राइटिंग सिखाना चाहिए, उसके बाद उसको रीडिंग करवाना चाहिए। लेकिन जो मारिया मोंटेसरी है उसका कथन ये है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखोगे कि मारिया मोंटेसरी ने कौन सा दिया है, तो LSRW की जगह उन्होंने WR कर दिया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है ये है कि पैसिव और एक्टिव स्किल्स के बारे में ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनको ध्यान नहीं देता कि कौन सी पैसिव स्किल है, कौन सी एक्टिव स्किल है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों की जो आपको एक मैंने ट्रिक बना रखी है उसको बता देती हूँ मैं आपको। जैसे कि ये मान लो ये हमारा एग्जाम्पल है, इसको लेके चलते हैं हम। तो एक्टिव, हम एक्टिव कब रहते हैं? हम या तो बोलते हैं या फिर हम लिखते हैं, तो उस समय हम पूरे एक्टिव रहते हैं, सक्रिय होकर हम या तो लिखेंगे या फिर फटाफट बोलेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो यहाँ पे ये प्रोडक्टिव नाम दिया हुआ है, इससे आप ये बनाओगे कि प्रोडक्ट, जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उसको हम या तो हम बोल के बताएंगे कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, अगर कोई गूंगा है तो वह लिख के बताएगा। तो प्रोडक्टिव स्किल किस में आएंगी? स्पीकिंग और राइटिंग। इसके अलावा है क्रिएटिव स्किल। तो स्पीकिंग और राइटिंग एक ऐसी स्किल्स होती है जो कि क्रिएटिव होती है, यानी कि सृजनात्मक होती है। यह सृजनात्मक कैसे होती है? क्योंकि जो हमारी स्पीकिंग है
बोलते समय हम बहुत सारे शब्दों को इसके अंदर ऐड करते जाते हैं, चाहे वो शब्द इसमें दिए हुए हो या ना हो, अपनी कल्पना से इनको ऐड कर देते हैं। और इनके अलावा जब हम राइटिंग करते हैं, अगर मान लो आपको कोई तथ्य दे दिया कि आप गांधी जी पे कोई भी अपने विचार लिखो, तो आप क्या करोगे कि कल्पना के माध्यम से उसमें विभिन्न प्रकार के तथ्य अपनी तरफ से जोड़ दोगे। इस प्रकार जो हमारी स्पीकिंग और जो राइटिंग है, जो स्किल्स है, वह क्रिएटिव स्किल्स के अंतर्गत भी आती है। तो इस प्रकार हमने याद किया कि जिसमें हम एक्टिव रहते हैं तो स्पीकिंग और राइटिंग, जिसमें हम प्रोडक्ट को मांगेंगे तो या तो बोल के मांगेंगे या फिर लिख के मांगेंगे तो भी स्पीकिंग और राइटिंग, या फिर हम क्रिएटिव यानी कि जब हम अपनी कल्पना का प्रयोग भी करेंगे या तो बोलते समय करेंगे या फिर लिखते समय करेंगे। इसलिए इनकी ये छोटी सी मैंने ट्रिक बनाई हुई है, इसको आप अच्छे से याद रख सकते हो। इसके अलावा जो दो दूसरे होंगे जिसको लिसनिंग और रीडिंग होंगे, वह किस में आएंगे? पैसिव में। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, ठीक है। तो निष्क्रिय जिसमें बच्चे रहेंगे, मान लो मैं तो बोल रही हूँ, मैं तो एक्टिव स्किल के अंदर बोल रही हूँ, ठीक है, और आप क्या हो मेरे लिसनर हो, इसलिए आप क्या हो? पैसिव लिसनर्स हो मेरे, कि आप कोई भी क्रिया नहीं कर रहे। अगर आप राइटिंग कर रहे हो मेरे नोट्स से, तब तो आप भी एक्टिव स्किल्स के अंदर आओगे। अगर आप मेरी बातों को अच्छे से सिर्फ सुन रहे हो, तो वो आप किसके अंदर आओगे? तो आप आओगे पैसिव लिसनर्स के अंतर्गत आओगे, जिसमें हम लिसनिंग और रीडिंग करते हैं। इसमें हम किसी भी प्रकार की कोई भी प्रक्रिया नहीं करते हैं। चाहे मारिया मोंटेसरी ने तो ये बताया कि LSWR उनके द्वारा सही बताया गया है, लेकिन जो साइंटिफिक और जो नेचुरल और जो साइकोलॉजिकल तरीके से जो इनका सही और स्टीक जो इनका ऑर्डर है, वह क्या है? सिर्फ LSRW ही है। आप इसी को ही याद रखोगे, आप ऐसे याद नहीं रखोगे कि मारिया मोंटेसरी है। उसका आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इसका जो ऑर्डर क्या है LSRW का, तो अगर आपको ऑर्डर पूछ ले तो आप सिर्फ यही ऑर्डर बताओगे, क्योंकि यही सबसे स्टिक आंसर होगा। इसके अलावा आप कहीं ये मत कर देना वहाँ पे कि LSWR, ये मत कर देना, क्योंकि ये है सिर्फ अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे पुट करे कि मारिया मोंटेसरी के अनुसार कौन सा है, तब आप इस क्वेश्चन को टिक करोगे, अदरवाइज आप इसको ही टिक करके आओगे। अब नेक्स्ट है हमारा बेसिक एस्पेक्ट्स। तो बेसिक एस्पेक्ट्स कौन से हैं हमारे? तो यह भी हमारे 4 स्किल्स के अनुसार ही 4 हमारे बेसिक एस्पेक्ट भी हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एस्पेक्ट है वो है सिमेंटिक एस्पेक्ट, रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। यानी कि जब हम इसको व्यापक रूप में कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं, यानी कि जिसका हम अर्थ ग्रहण करते हुए जिस चीज़ को पढ़ते हैं, तो वो हम सिमेंटिक एस्पेक्ट के अंतर्गत मानते हैं। सिमेंटिक जो एस्पेक्ट होता है उसका सीधा संबंध हमारी जो लिसनिंग स्किल है इससे होता है, क्योंकि जब हम लिसनिंग करते हैं तो जब किसी भी चीज़ को, मान लो मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप क्या करोगे? सिर्फ मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ उसका आप क्या करोगे? अर्थ देख रहे हो कि मैम हमें क्या पढ़ा रही हैं और किस तरीके से पढ़ा रही है और किस लाइन का क्या अर्थ बता रही हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार जो हमारा सिमेंटिक एस्पेक्ट होता है उसका सीधा संबंध है वह लिसनिंग स्किल से ही होता है। हमारा नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है वह क्या है? फोनेटिक एस्पेक्ट। ये इसका जो फोनेटिक का मतलब क्या होता है कि हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर पढ़ते हैं हम, फोनेटिक यानी कि हम किस प्रकार से बोलते हैं, तो इसका संबंध किससे है? बोलने से है। तो इसका संबंध बोलने से है, तो किससे संबंध होगा? इसकी कौन सी स्किल होगी इससे संबंधित है? तो सिर्फ स्पीकिंग स्किल्स है, वो फोनेटिक एस्पेक्ट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इट्स रिलेटेड टू साउंड प्रोनाउंसिएशन, या तो इसका संबंध आवाज़ से होता है या फिर हम किस प्रकार से बोलते हैं उससे संबंध होता है। इसलिए जो फोनेटिक है वो स्पीकिंग स्किल से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है हमारा ग्राफिक एस्पेक्ट। ग्राफिक एस्पेक्ट होता है वह रिलेटेड टू रिटन फॉर्म, तो यह सिर्फ लिखने से हमारे जो संबंधित होता है, इसलिए जो इसका संबंध है वह राइटिंग स्किल से होगा। नेक्स्ट है हमारा फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट। तो जो फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट होता है वह रीडिंग से संबंधित होता है, क्योंकि इस लाइन का मतलब यह है कि जिसको हम, एक तो आप इनको फोनेटिक का मतलब लिख लो यहाँ पे बोलना, यहाँ पे लिख दो आप लिखना। तो जो रीडिंग होती है उसके अंतर्गत क्या होता है कि हम जो लिखे हुए शब्द हैं उनको हम पढ़ते हैं।
यानी कि बोल बोल के पढ़ते हैं। तो इस प्रकार यह क्या है, बोलना और लिखना का मिश्रण होता है। और यह सिर्फ हमारी एक स्किल ऐसी है जो कि इन दोनों से संबंधित है। तो वह स्किल कौन सी है हमारी, तो वह स्किल है हमारी रीडिंग स्किल। तो रीडिंग स्किल के अंतर्गत आएंगे फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट। अब हमारे यहाँ पे मैक्सिम्स दिए हुए हैं। मैक्सिम्स का मतलब क्या होता है कि सूत्र, जिनका प्रयोग हम हिंदी टीचिंग मेथड में भी करते हैं, संस्कृत में भी करते हैं, और जितने भी टीचिंग मेथड्स होते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इनसे। फर्स्ट है हमारा फ्रॉम नाउन टू अननाउन, कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। हम इन्हीं मैक्सिम्स को फॉलो करते हुए चलेंगे, बच्चों के ऊपर हम यही अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे ये, कि जब हमें कोई भी चीज़ बच्चों को अगर ज्ञात है तो फिर उससे संबंधित उनको अज्ञात की ओर ले जाया जाता है। मान लो बच्चे ने सेब देखा हुआ है पहले से, तो सेब से संबंधित उसको क्रिया करवाने में उसको कोई भी आपत्ति नहीं होगी, जिससे हम उनको यह बता सकते हैं कि जो सेब होता है वह कश्मीर में ज़्यादातर पैदा होता है, सेब होता है वह मीठा होता है, इसका छिलका हमारे लिए इतना लाभदायक होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट मैक्सिम है वह है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि सरल से कठिन की ओर। जो बच्चे होते हैं तो पहले उनका जो दिमाग होता है वह इतना विकसित हुआ नहीं होता है, इसलिए बच्चों को क्या करना चाहिए कि पहले जो सरल चीज़ें हैं उनके बारे में उनको समझाना चाहिए, बाद में सरल से उनको कठिन की ओर ले जाना चाहिए। जैसे कि मान लो आप बच्चों को पहले प्लस माइनस गुणा भाग ये सब चीज़ें सिखा दो, फिर स्टार्टिंग में इनके द्वारा उनको छोटे छोटे गुणा भाग करने सिखाए जाएं और बाद में उनको बड़ी बड़ी संख्याएं देकर उनको सिखाना चाहिए। तो इस प्रकार उन्हें सरल से कठिन की ओर इसका प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि कंक्रीट होता है मूर्त और एब्स्ट्रैक्ट होता है अमूर्त। जो बच्चों की बुद्धि होती है वह इतनी विकसित अभी तक नहीं होती है कि वह अमूर्त चीज़ों को भी देख सके या फिर उनके बारे में अपने दिमाग में मानसिक प्रकार की क्रियाएं कर सकें। इसलिए बच्चों को जो सामने जो चीज़ पड़ी होती है उसके बारे में उसको बताना चाहिए पहले, उसके बाद में उनको उससे संबंधित ही जो अमूर्त चीज़ें हैं तो उनके बारे में बताना चाहिए। जैसे कि मान लो आप मैथ के यही सिखा रहे हो, प्लस माइनस भाग और गुणा आप ये सिखा रहे हो, तो आपको अगर आप बच्चे को ऐसे दे दोगे तो वो बता देगा कि इसका 2 गुणा 2 कितना होगा, 4 होगा। तो पहले तो बच्चों को ये सिखाना चाहिए, बाद में ये सिखाना चाहिए कि ये जो गुणा है यह किस प्रकार से हुई और इसका मतलब क्या है। इस निशान का मतलब पहले उनको पता नहीं होता, लेकिन बाद में इसका मतलब भी उनको समझाना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रॉम होल टू पार्ट, पूर्ण से अंश की ओर। बच्चे का जो दिमाग होता है उसमें उसके अनुसार से अध्यापक को पढ़ाना होता है, तो इसलिए बच्चे को सबसे पहले जो पूरा सब्जेक्ट है या फिर जो भी पूरा पार्ट है उसके बारे में उसको समझाना चाहिए, चाहे कोई सम हो चाहे कोई फैक्ट्स हो। पहले जो संपूर्ण है उसके बारे में उसका ज्ञान करवाना चाहिए, उसके बाद उससे संबंधित जो छोटे छोटे अंश होते हैं जो कि उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं उनके बारे में भी बाद में बताना चाहिए। पहले संपूर्ण का ज्ञान उसे करवाना चाहिए। उसके बाद में है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, यानी कि कुछ एक जो विशिष्ट तथ्य होते हैं उनका अध्ययन पहले करवाना चाहिए और सामान्य तथ्यों का बाद में करवाना चाहिए। अगर बच्चों को स्टार्टिंग में ही सामान्य तथ्यों का अध्ययन करवाने लग जाएंगे तो बच्चों को इतना उसमें इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, इसलिए उनको पहले विशिष्ट जो स्पेसिफिक जो तथ्य हैं उनके बारे में उसको बताना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, पहले होता है कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। नेक्स्ट है फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को काफ़ी बार पूछा जाता है क्योंकि जो डिडक्शन मेथड होता है जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड होता है उसमें अप्लाई होता है। इसके अलावा जो डिडक्शन होता है यह डायरेक्ट मेथड में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम यह देखेंगे कि जो हमारा इंडक्शन है, इंडक्शन के अंदर पहले क्या होता है, इंडक्शन को हिंदी में आगमन बोलते हैं। इंडक्शन को अगर आपको ऐसे याद ना रहे तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि इंडक्शन स्टार्टिंग में क्या आएगा, ई,
इसी प्रकार इसका जो एग्जाम्पल होगा उसमें भी स्टार्टिंग में ई आएगा। इंडक्शन का मतलब होता है एग्जाम्पल से रूल्स की ओर, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर। तो इस प्रकार इसमें भी एग्जाम्पल आएगा, इसमें भी इंडक्शन आएगा। तो इंडक्शन में एग्जाम्पल टू रूल। इसके बाद है डिडक्शन, तो डिडक्शन का आएगा रूल टू एग्जाम्पल, यानी कि पहले नियम। निगमन यानी कि पहले नियम, न से नियम और न से निगमन, नियम से उदाहरण की ओर। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमारा ये कंप्लीट हो गया है। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम जो हमारा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मेरे को बता सकते हो, और इसके अलावा आपका अगर कोई भी सुझाव हो मेरे लिए तो आप वो मेरे को कमेंट सेक्शन में उसका टेक्स्ट कर सकते हो।